इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जन्म लेता है। इस स्कूल की जो थॉट है वो मूलतः इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में विकसित होती है। हालांकि आज इसके सारे प्रोमिनेंट स्कॉलर ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश हों, बल्कि बहुत से नॉन इंग्लिश हैं। फिर भी नंदलेस इसे इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है। मार्टिन वाइट पहले ऐसे प्रसिद्ध विद्वान बनते हैं जो कि रियलिज्म की, मॉर्गेंथू की जो वन डायमेंशनल पावर पॉलिटिक्स पे जो फोकस है रियलिज्म का, उससे डिसएग्री करते हैं। और दूसरी तरफ लिबरल का जो कॉपरेशन पर जो वन साइडेड फोकस है उससे भी डिसएग्री करते हैं। और रादर वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमें इनसे हटकर एक नई अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए डेवलप करनी पड़ेगी। इवन मार्टिन वाइट जो बिहेवियरलिस्ट रेवोल्यूशन चलता है, सिस्टम अप्रोच जो चलती है, उससे भी बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करते। वो मानते हैं बेसिकली पॉलिटिक्स एक आर्ट है, इसको साइंस बनाना संभव नहीं, ऐसा भी वो मानते हैं। तो ऐसे दौर में मार्टिन वाइट ये कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए एक ऐसी अप्रोच चाहिए जो कि ये स्वीकार कर सके कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ह्यूमन एजेंसी का महत्व है। अगर एक्टर्स कोशिश करें और वो स्टेट्स को प्रॉपरली लीड करें तो शांति इस्टेब्लिश की जा सकती है, पीस मेंटेन की जा सकती है, कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, कॉपरेशन डेवलप की जा सकती है। पर इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट की कोशिश करनी होगी। और मार्टिन वाइट ये भी मानते हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उस पीस के माध्यम से कोई वर्ल्ड स्टेट खड़ा कर देंगे, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो नेशन स्टेट है या स्टेट है वो, आप मानो या ना मानो, वो इंटरनेशनल रिलेशन के मेन यूनिट रहेंगे। तो वो भी रहेंगे और साथ साथ हम पीस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्टेट्स के जो आपसी रिश्ते हैं उनमें कन्फ्लिक्ट ही हो, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा या कॉपरेशन होगा, ये डिपेंड करेगा आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस हिसाब से वो डिफिनेशन के हिसाब से या क्रिएटिविटी के हिसाब से वो कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच के पास पहुंचती है। ये अप्रोच ये भी ये मानते हैं कि एनार्की इज व्हाट नेशन इज व्हाट विच स्टेट मेक्स ऑफ इट। मतलब ये अनार्किस्ट, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरह ये मानते हैं कि अनार्की की सिचुएशन कैसी होगी ये देश ही तय करते हैं, उसके एक्टर ही तय करते हैं। ये बात ये भी मानते हैं। तो इसके बाद इनके ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट आते हैं हेडलेबल, और अपनी वर्क एनार्किकल सोसाइटी पे भी इसको और प्रसिद्ध बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये कहते हैं कि हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम देखें, सच में कोई हीजिमन नहीं है, कोई वर्ल्ड स्टेट नहीं है, तो इसलिए ये अनार्किकल है। देशों के बीच के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो अनार्कली सेटल होते हैं, उसके बीच में कोई रूल बेस्ड गवर्नेंस नहीं है, वो मानते हैं। परंतु साथ ही साथ कई देशों के बीच में कुछ नॉर्मेटिव कंसेंसस भी डेवलप हो गई है। अगर उनको आप लॉ ना कह सके तो नॉर्म्स तो कह सकते हैं। और विशेषकर मार्टिन वाइट कहते हैं कि क्रिश्चियन देशों के बीच में, विशेषकर जो कि यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है, उनके बीच में एटलीस्ट ब्रॉडर कुछ कंसेंसस है आपसी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने को लेकर के। इसीलिए अगर हम देखें तो ये एक तरह की इंटरनेशनल सोसाइटी की के रूप में सामने आते हैं, जिसमें अगर लॉ नहीं तो एटलीस्ट कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं। और इसी से एक तरह की स्टेबिलिटी स्थापित होती है, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता। तो हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर अनार्की है क्योंकि कोई भी वर्ल्ड स्टेट नहीं है, परंतु एट द सेम टाइम इन अनार्किकल रिलेशनशिप के होते हुए भी एटलीस्ट वेस्टर्न यूरोप में, जहाँ ब्रॉडर क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की जो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है, उनके बीच में एक कंसेंसस डेवलप हो रही है या हो चुकी है,
ऐसा माइट एंड वाइट मानते हैं। और उनके शिष्य हेडली बोलिस को क्रिश्चियन कंसेप्शन से बाहर निकाल करके स्टेटों के नाभिकीय युग में आपस में एग्जिस्ट करने की जो चाह है कि हम एक अनार्कियल सिस्टम में रह रहे हैं, पर क्योंकि अब डिस्ट्रक्शन की इतनी पावर है कि हम एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं, तो क्यों ना हम आपस में एक एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके एक कंसेंसस बिल्ड करें। अगर रूल ना बिल्ड कर सके तो एटलीस्ट सम बेसिक नॉर्म्स मॉरलिटीज़ बिल्ड कर सकें, ताकि हम एक दूसरे का डिस्ट्रक्शन ना करें। ये प्रयास तो एटलीस्ट हुआ है। तो क्रिश्चियन कल्चरल सिमिलरिटी से बाहर निकाल कर हेडले बुल इसको ले जाते हैं इंटरनेशनल अनार्किकल सिस्टम में देशों के जीवित रहने की इच्छा पर, जो कि उनके बीच में एक कंसेंसस फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता है। ऐसा हेड लेबल करते हैं। इसके बाद और भी कई विद्वान इसमें आते हैं, चाहे लिटल हो, चाहे बैरी बुजन हो, और बहुत से विद्वान इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और इसमें मूलतः फिर डिवीज़न मार्टिन वाइट बेसिकली क्या करते हैं कि वो अपने से पहले से लेकर वर्तमान में चले आ रहे इंटरनेशनल रिलेशन के ट्रेडिशन को 3 भागों में बांट लेते हैं। एक है रियलिस्ट ट्रेडिशन, जो कि हॉब्सियन कंसेप्शन पे काम करता है, पावर को मूल मानता है, उसको लेकर के वर्क लिखे जा रहे हैं शुरू से लेकर के आज तक। फिर दूसरा वो बोलते हैं वो है हुगो ग्रोशियस का रेशनल कंसेप्शन, जो कि रैशनैलिटी पर नॉर्म्स बिल्ड करके चलने का प्रयास करता है। और ब्रॉडली जो इस इंग्लिश स्कूल के जो लोग हैं वो इसी ब्रॉड रैशनैलिटी बेस्ड नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशन की कंसेप्शन की कोशिश करते हैं। और तीसरा है जो रेडिकल है, जो कि कांटियन परसेप्शन पर वर्ल्ड स्टेट स्थापित करना चाहता है, पूरे विश्व में एक वर्ल्ड सोसाइटी स्थापित करना चाहता है, जो कि ब्रिटिश इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी एक आइडियल है, पर वो अभी तक उसको प्रैक्टिकली उसको फॉर्मुलेट करने में वो थोड़े असक्षम रहे हैं, ऐसा बैरी बुजन मानते हैं। तो इस तरह से ये 3 ट्रेंड हैं इसके, ऐसा हमें मार्टिन वाइट बताते हैं। और चौथा वो फिर बाद में नेशनलिज्म को मानते हैं। इसके लिए उसको वो मैज़नी का नाम देते हैं कि मैज़नी नेशनलिज्म की जो फीलिंग लाई है वो अब सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी नेशनलिज्म आए और वो अपने को असर्ट करें। तो वो भी एक तरह का इंटरनेशनल लेवल पर एक उसकी स्टडी करने की व्यवस्था या उसके प्रोसेस को देखने की एक कड़ी है। ब्रॉडली फिर इंग्लिश जो ये स्कूल है ट्रांसलेशन का, इसमें 2 डिवीज़न है। एक है प्लूरलिस्ट सोच रखने वाले, जो ये मानते हैं कि हर देश को इंटरनेशनल लेबर रिलेशन में, क्योंकि अनार्कियल सिस्टम है, अपने हिसाब से अपने नॉर्म्स और कल्चर को चलाने का, अपनी वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए और एक म्यूचुअल कंसेंसस होना चाहिए बिल्डअप। जबकि दूसरी तरफ जो इसका अपोजिंग कैंप है वो ये मानता है नहीं, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हमें ह्यूमन राइट्स हर एक देश को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, कुछ यूनिवर्सल मॉरल लॉज या बिहेवियर हर एक देश को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो उस पर इंटरवेंशन की जा सकती है। तो इस तरह से फिर ये इंग्लिश स्कूल 2 बराबर कैंपों में बढ़ जाता है। धन्यवाद।